शालिनी की शादी को 5 साल हो चुके थे। उसने कभी सोचा नहीं था कि इतने समय बीतने के बाद भी वह इस घर की नहीं हो पाएगी। उस दिन घर में सब लोग बैठक में बैठे हुए थे। चर्चा हो रही थी कि छोटे देवर करण की शादी में मेहमानों को क्या क्या दिया जाएगा। शालिनी ने बस यूं ही अपनी राय रख दी। मेरा सुझाव है कि मिठाई के साथ साथ एक छोटा सा स्मृति उपहार भी रखा जाए ताकि लोगों को कुछ यादगार लगे। इतना सुनते ही सासू माँ कावेरी देवी का चेहरा तमतमा गया। बहू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर के निर्णय में अपनी राय देने की? जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तुम मल्लिका बनने के सपने देखना भी छोड़ दो। सास बनने की कोशिश मत करो। अपने काम से मतलब रखो। सन्नाटा छा गया कमरे में। शालिनी ने सिर झुका लिया। ये कोई पहली बार नहीं था जब उसे सबके सामने इस तरह अपमानित किया गया हो। वह सोचने लगी, 5 साल हो गए इस घर में आए हुए, लेकिन ना जाने क्यों मैं आज भी पराई ही हूँ। जब भी घर में कोई ज़रूरी फैसला लिया जाता उसे तो बताया तक नहीं जाता था। सारे निर्णय गुप्त रूप से ले लिए जाते थे और अगर वह किसी कमरे में अचानक चली जाती तो सब एकदम चुप हो जाते। पति राजीव भी हमेशा माँ और घरवालों की ही बात मानता था, जैसे उसने भी किसी किताब पर हाथ रखकर कसम खाई हो कि पत्नी को कभी अपने बराबर नहीं मानेगा। शालिनी को घर के हर सदस्य से उम्मीद थी, पर रिश्तों ने सिर्फ तटस्थता दी। एक दिन जब घर में करण की शादी की तैयारियां जोरों पर थी, घर की सारी जिम्मेदारियां सास कावेरी देवी और ननद रुचि ने अपने हाथ में ले ली। शालिनी से ना तो कुछ पूछा गया, ना उसे किसी आयोजन में जोड़ा गया। इतना ही नहीं, लड़की देखने के लिए भी जब सभी लोग जा रहे थे, ससुर जी विजय नारायण, ननद रुचि और देवर करण, तो शालिनी को साथ ले जाना जरूरी नहीं समझा गया। शालिनी की माँ बीमार चल रही थी। जब उसने कावेरी देवी से दिन में कुछ समय माँ से मिलने जाने की अनुमति मांगी तो उन्हें बहुत बुरा लग गया। अब तक मायके की ही फिक्र करती रहोगी। यहाँ तुम्हारी ननद आ रही है और तुम्हें बस घर जाने की पड़ी है। बहाना बनाना सीख लिया है तुमने बहू। शालिनी की आंखें भर आई, पर वह कुछ बोल नहीं सकी। रुचि घर आई और आते ही सीधा पलंग पर पसर गई। उसके खाने की एक लंबी सूची थी, सुबह से शाम तक क्या क्या चाहिए। कावेरी देवी पूरे दिन बस अपनी बेटी के चारों ओर घूमती रही, जैसे कोई रानी घर आई हो। शालिनी ने थकते हुए कहा, मम्मी जी, आप जिस मार्केट जा रही हैं वही माँ का घर भी है। मैं बस थोड़ी देर के लिए मिलकर आ जाऊंगी और जब आपकी खरीदारी ख़त्म हो जाए मैं भी वहीं से आपके साथ लौट आऊंगी। कितनी बार समझाया है तुम्हें, एक ही बात बार बार क्यों दोहराती हो? अभी शुभ काम के लिए जा रहे हैं, बाद में चली जाना, सास ने सख्ती से कहा। शालिनी बेचैन हो गई। माँ घर में अकेली थी, ना जाने डॉक्टर को दिखाया या नहीं, कुछ खाया भी या नहीं। जब सभी बाहर चले गए तब ससुर विजय नारायण जी ने शालिनी को बुलाया। बेटी, जल्दी से तैयार हो जाओ और जाकर समधन जी से मिल आओ, लेकिन हाँ, रुचि और कावेरी के लौटने से पहले आ जाना, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा। धन्यवाद बाबूजी। शालिनी भावुक होती। मैं घर का सारा काम निपटाकर जल्दी आ जाऊंगी, वरना मम्मी जी नाराज़ हो जाएंगी। हालांकि मायका पास में ही था, लेकिन वहाँ भी समय की सीमा थी। ज़्यादा देर रुकने की अनुमति नहीं थी। शालिनी दौड़ते दौड़ते माँ के घर पहुँची। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने जल्दी से उन्हें दवा दी, खाना बनाया और छोटी बहन गीत को बुलाया ताकि वह 2-4 दिन माँ के पास रह सके। माँ, आप समय समय पर चेकअप करवाते रहिए, अभी आराम कीजिए। मैं गीत को बोल देती हूँ, वो आपकी देखभाल करेगी। बेटा, परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ, लेकिन तू समय से घर लौट जाना,
वरना तेरी सास नाराज हो जाएगी। मेरी फिक्र मत कर, माँ ने उसका सिर सहलाते हुए कहा। शालिनी की आंखों में आंसू थे। दुनिया भी कितनी अजीब है माँ, जिसने जन्म दिया उससे मिलने के लिए भी अब इजाज़त लेनी पड़ती है। और दुख दर्द में मैं एक बेटी होकर भी तेरे पास नहीं रह सकती। घर लौटते ही वह फुर्ती से काम में लग गई, कपड़े बदले और रसोई में चली गई। बाबूजी को चाय बिस्कुट दिया और खुद भी बैठकर पहली बार थोड़ी देर शांति से चाय पी। सोच रही थी, चलो आज माँ से मिल पाई, यही बहुत है। अब गीत भी आ जाएगी। शाम तक कावेरी देवी और रुचि वापस आ गई। सारा सामान सीधा कमरे में रखा गया। शालिनी ने पीछे से सुना, बहू के लिए एक दो अच्छी साड़ी भी ले आती तो क्या चला जाता, लेकिन नहीं, उसे तो मायके से एक साड़ी मिली है, वही पहन लेगी। तुम्हें तो बस फालतू खर्च करवाने होते हैं। शालिनी का दिल बहुत दुखी हुआ। वह भी तो बड़ी बहू थी। देवर की शादी में पहनने के लिए एक भी नई साड़ी नहीं मिली। वह जानती थी कि अगर पति राजीव से कुछ कहेगी तो उल्टा डांट ही सुनने को मिलेगी। क्या तुम्हारी शादी है जो इतना सजना संवरना है? तुम्हारे पास जो है उसी में काम चला लो। लोग दुल्हन को देखेंगे, तुम्हें नहीं। वक्त अपनी रफ्तार से बढ़ रहा था। करण की शादी का दिन भी आ गया था। शालिनी को सांस लेने की भी फुर्सत नहीं थी, क्योंकि वह बड़ी बहू थी और देवर की शादी की पूरी जिम्मेदारी उसी के सिर पर थी। असल मायनों में वह एक मुफ्त की नौकरानी बन चुकी थी, जिस पर सिर्फ बहू का टैग चिपका हुआ था। बारात जाने को तैयार थी और शालिनी अभी भी पूरे घर में इधर उधर भाग रही थी। किसी को फिक्र नहीं थी कि वह भी तो बारात जाएगी। उसके भी कुछ अरमान होंगे, कुछ सपने होंगे देवर की शादी को लेकर। हर कोई अपनी छोटी छोटी ज़रूरतों के लिए बस शालिनी को ही आवाज़ लगाता, भाभी पगड़ी कहाँ है? भाभी मिठाई वाला आया? भाभी साड़ी में फॉल लग गई है? भाभी जूते पॉलिश हो गए क्या? और शालिनी जैसे कोई चक्रवात की तरह पूरी घूम रही थी। तभी देवर करण ने पास आकर कहा, भाभी अब सब काम छोड़िए, आप भी तैयार हो जाइए, बारात निकलने का वक्त हो रहा है। हाँ भैया, शालिनी हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, बस माँ जी की साड़ी ठीक कर दो, फिर मैं भी तैयार हो जाती हूँ। दूल्हे करण के साथ कार में ननद रुचि बैठी थी। सास कावेरी देवी, पति राजीव और शालिनी एक और कार में बैठकर वर वधू के शहर वर्षा के लिए रवाना हो गए। बारात में हर कोई नाच रहा था। इसी बीच दूर के चचेरे देवर ने शालिनी को भी खींच लिया डांस के लिए। वो झिझकी लेकिन मुस्कुराते हुए साथ नाचने लगी। तभी उसकी नज़र कावेरी देवी पर पड़ी। उनकी आंखें आग उगल रही थी, मानो कोई अपराध हो गया हो। शालिनी तुरंत वहां से चुपचाप हट गई, जैसे खुशियां भी उसे अपराध लगने लगी थी। शादी विधिवत संपन्न हो गई। छोटी बहू गुंजन का बड़े अच्छे से स्वागत हुआ। गुंजन थोड़ी चंचल और बातूनी थी। घर में कदम रखते ही उसने सब कुछ समझ लिया कि बड़ी बहू शालिनी हमेशा दबी दबी सहमी सहमी सी रहती है। कुछ ही दिनों में गुंजन ने घर का माहौल भांप लिया था। उसे समझ आ गया कि इस घर में कावेरी देवी की ही चलती है। उनके सामने कोई मुंह नहीं खोल सकता। पर बेचारी शालिनी के साथ तो कुछ ज़्यादा ही अन्याय होता है। गुंजन ने यह स्वीकार नहीं किया। अब वह कावेरी देवी की गलत बातों का विरोध करने लगी। जब भी कुछ अनुचित होता वह तुरंत टोक देती। एक बार उसे मायके जाना था और ननद रुचि भी आने वाली थी। कावेरी देवी ने गुंजन को रोकने की कोशिश की तो गुंजन ने दो टूक जवाब दिया, मम्मी दीदी तो जब चाहे तब अपने मायके चली जाती हैं, तो हम बहुएं क्यों नहीं जा सकती? वह आपसे मिलने आ रही हैं तो आप तो यही घर पर हैं। अच्छा ही है कि माँ बेटी साथ समय बिता लें। कावेरी देवी के लिए ये चौंकाने वाला पल था।
अब बाजी पलट रही थी। शालिनी ने तो कभी मुंह नहीं खोला था, पर अब जब देखा कि देवरानी पर कोई रोक टोक नहीं चल पा रही, उसके उठने बैठने पहनने ओढ़ने पर कोई बंदिश नहीं है, तो अब वह भी विरोध करने लगी थी। सच ही तो है, इतना मत दबाओ किसी को कि वह पलटकर जवाब देना सीख जाए। अब घर की असली मालकिन कावेरी देवी का वर्चस्व डगमगाने लगा था और बड़ी बहू शालिनी की कद्र बढ़ने लगी थी। कहते हैं ना, वक्त भी कभी कभी हमारे ही अंदाज में सबक सिखाता है। अब वक्त बदल रहा था। कावेरी देवी की उम्र बढ़ रही थी और अब वे पूरी तरह से बहुओं पर निर्भर होने लगी थी। रुचि का आना जाना भी कम हो गया था। अब शालिनी कभी कभी मायके भी चली जाती थी और माँ के साथ समय बिताती थी, बिना डरे बिना सहमे। शालिनी और गुंजन अब एक दूसरे का हाथ पटाती थी। जब कोई एक घर में नहीं होती तो दूसरी उसका काम भी संभाल लेती। शालिनी को अब घर अपना लगने लगा था, क्योंकि कोई तो आया था जो उसका साथ देता, जो उसके लिए खड़ा होता। कावेरी देवी अब चाहकर भी कुछ नहीं कर पाती थी, बस भीतर ही भीतर खिंचती रहती थी। अब घर की मालकिन का टैग भी बराबरी में बट गया था। घर में हर कोई राय देने लगा था कि सबकी राय को महत्व भी मिलने लगा था। गुंजन के आने से परिवार में एक सकारात्मक बदलाव आया था। शालिनी अब बहुत खुश रहने लगी थी। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। अब किसी एक के हाथ में सत्ता नहीं थी, बल्कि ये एक खुशहाल और संतुलित परिवार का रूप ले चुका था। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस कहानी के बारे में आपके जो भी विचार है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।